Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss very important topic of GOC, General Organic Chemistry. Today we are going to discuss aromaticity. Aromaticity क्लास 11th के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्लास 12th में 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर है. अगर इसको आपको समझना है वहाँ पे भी एरोमेटिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है. तो पहले ऑर्गेनिक में आपको ये बेसिक कंसेप्ट एरोमेटिसिटी का क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे. तो एरोमेटिसिटी क्या होती है? एरोमेटिसिटी एक एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन ये हुआ करती थी कि जो कंपाउंड स्मेल एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड. बट आज के टाइम पे हम ऐसी डेफिनेशन नहीं बोल सकते. आज के टाइम पे एरोमेटिक की डेफिनेशन अलग है. तो उसे डिस्कस करने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि एरोमेटिसिटी पढ़ने की जरूरत क्या है. एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए कोई भी रिएक्शन जब अकर होती है, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो वहां पे एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट हमारा क्या बनाता है? एक प्रोडक्ट बनाता है. और जब रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है तो उससे पहले बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है. क्या होता है? अनस्टेबल. इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो अनस्टेबल होता है. अब इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो कार्बोकैटायन के फॉर्म में हो सकता है, वो कार्बो एनायन के फॉर्म में हो सकता है और वो कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्म में भी हो सकता है. अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए, अभी ये अनस्टेबल है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं. अब जब हम इसको स्टेबलाइज करेंगे तो सबसे पहले हमने इसे स्टेबल करने के लिए हमने सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था. इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हमने पढ़ा रेजोनेंस और रेजोनेंस के बाद हम पढ़ते हैं क्या? एरोमेटिसिटी. तो हम चारों को अगर कंपेयर करें, इंडक्टिव इफेक्ट चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, चाहे हमारा रेजोनेंस हो गया, चाहे हमारा एरोमेटिसिटी हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिसिटी. तो इसलिए हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं. समझ आ गई इतनी बात? अब एरोमेटिसिटी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन सी एरोमेटिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं. तो तीनों टाइप हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो एरोमेटिसिटी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं. पहले स्लाइड में हमने ये समझा एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं क्योंकि हमें जब इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं वो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं. तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना रहा होता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. वो इंटरमीडिएट कुछ टाइम के लिए अनस्टेबल होता है. अब वो अनस्टेबल होता है तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं, जो कि तीनों, इससे पहले इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस तीनों पढ़े. उन तीनों से ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिसिटी. ठीक है. अगर मैं एक नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं, साइक्लिक कंपाउंड मान लो मैंने ये बनाया हमारा बेंजीन और दूसरा कंपाउंड हमारे बनाया एक ये, है ना? ये हमारा कंपाउंड है, ये नॉन साइक्लिक है और ये वाला कंपाउंड हमारा साइक्लिक है. तो हमेशा साइक्लिक वाला कंपाउंड जो होता है वो कंपेयर टू नॉन साइक्लिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रेजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है. क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है. ठीक है, जो कि इससे स्टेबल बनाता है ना? अब एरोमेटिक हम 3 पार्ट में कैसे पढ़ेंगे? पहला हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, फिर हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं. तो सबसे पहले एरोमेटिक की अगर बात करूं तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे बेंजीन का. पहली कंडीशन 1, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब वो साइक्लिक होगा. क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ, बिल्कुल साइक्लिक है. साइक्लिक होना चाहिए. दूसरी कंडीशन, ये प्लेनर होना चाहिए. अब प्लेनर कैसे समझे? आपने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ी है. केमिकल बॉन्डिंग में हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन. अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, यहाँ पे एक कार्बन है,
अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन जो है यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 1 बना रहा है और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है। टोटल मिला के इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। और जब इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? sp2। और जब sp2 शो कर रहा है तो sp2 के लिए हमारी शेप क्या होती है? ए बी बी और बी। sp2 कंपाउंड के लिए हमारी शेप होती है कुछ ऐसी। ए बी बी, तो ये हमारी sp2 शेप है ना। अब ये देखो, ये 3 जो कंपाउंड है तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे हमारे पास अगर हमें प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ ऐसे करके हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा और ये sp2 हाइब्रिडाइज है ना। अब प्लेनर कैसा होता है? अगर मैं ये कार्बन लूँ, ये कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड है, ये कार्बन के इस साइड एक बॉन्ड है, ये कार्बन के इस साइड एक बॉन्ड है। अगर मैं देखूंगा तो ये ऐसे करता हूँ ना, और ये जब ऐसे करूंगा तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, यानी एक प्लेन पे आएगा। और जब ये एक प्लेन पे आएगा तो हम इसे बोलेंगे प्लेनर। तो हर एक कार्बन एरोमेटिक कंपाउंड में प्लेनर होना चाहिए। और अगर प्लेनर वाली कंडीशन यानी sp2 हाइब्रिडाइज है और अगर प्लेनर है तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड। चौथी चीज, अब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का? कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं कोई कंपाउंड बना, अभी इसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो कोई भी कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल, यहाँ पे पाई ओवरलैपिंग हो रही है ना, और एक यहाँ पे पाई ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये कंटिन्यूस है ना, ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और अगर कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होगा, जैसे बेंजीन में हो रहा है, बेंजीन में कैसे हो रहा है हमारा? बेंजीन ये ऐसा है कुछ, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा। इसको मैं दूसरी तरीके से बनाता हूँ, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल, इसके बीच में p ऑर्बिट ओवरलैपिंग हो रही होगी, इसके बीच में एक p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल हो रहा होगा है ना, और ये है ना, इसके बीच में एक पाई ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो ऐसे ये कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। तो अगर मैं बात करूं एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो वो साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एक लास्ट कंडीशन, वो लास्ट कंडीशन है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर लूं तो बेंजीन के पास 2 2 4 2 6 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो 4n+2 कितना आ जाएगा? 6। 4n इक्वल टू 4, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। और अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी आती है तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। समझ आ गया? तो एरोमेटिक पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा कि एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तीसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। और कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें डायामैग्नेटिक रिंग करंट होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक रिंग करंट। और अगर डायामैग्नेटिक रिंग करंट है तो हम कह सकते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं सिमिलरली एंटी एरोमेटिक की बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक क्या होता है।
तो कंपाउंड को अगर एंटी एरोमेटिक होना है तो अब हमने पहली स्लाइड में देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी ये कंडीशन जरूरी है कि यहाँ पे साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर मतलब हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, है ना। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। हमने एरोमेटिक में देखा था वहां पे डायामैग्नेटिक रिंग करंट था, यहाँ पे डायामैग्नेटिक रिंग करंट था, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। अब ये रिंग करंट क्या होता है, रिंग करंट क्या होता है, आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वहां से करंट जनरेट होता है। अब यहाँ पे भी अगर हमने कोई साइक्लिक कंपाउंड देखा, बेंजीन का कोई कंपाउंड देखा है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वहां पे करंट आता है। अब वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे दोबारा बता देना, मैं रिंग करंट का एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो अभी हमारा पार्ट नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक में पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो चौथी कंडीशन थी, एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4n पाई। अब कैसे देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया कोई कंपाउंड, ठीक है, ये साइक्लिक है, बिल्कुल पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे कोई कार्बन उठाऊं, ये कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 बॉन्ड, और एक इसके पास हाइड्रोजन होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये कह सकते हैं कि ये प्लेनर है, ठीक है। ऐसे इस कार्बन के पास भी सेम होगा, इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी। तो हमारी दूसरी कंडीशन प्लेनर वाली, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। तो n की वैल्यू जब भी 1 2 3 आती है तो हम कह सकते हैं ये कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ आ गई इतनी बात। अब हमने एरोमेटिक पर जान लिया, एंटी एरोमेटिक जान लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा, अब हम डिस्कस करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बिल्कुल सिंपल, जो साइक्लिक ना हो, जो प्लेनर ना हो, जो sp2 हाइब्रिडाइज ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल नॉन प्लेनर, अब बिल्कुल इसका अपोजिट कर देंगे हम, नॉन प्लेनर, नॉन साइक्लिक और sp2 हाइब्रिडाइज ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कोई स्मेल नहीं आती, कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती। एरोमेटिक कंपाउंड में एक स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड हम परफ्यूम में यूज करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हम फिनाइल में यूज करते हैं। आपने फिनाइल देखा होगा, घर में फिनाइल यूज होती है, उसमें स्मेल आती है, क्योंकि वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने परफ्यूम देखा होगा, परफ्यूम में भी एरोमेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसमें स्मेल आती है, ठीक है। तो ये सारी होगी एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें स्मेल ना आए, जिसमें स्मेल ना आए, फ्रेग्रेंस ना आए, वो सारे कंपाउंड होते हैं हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है, उसमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट होती है, इसमें पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होती है ना। दोनों साइक्लिक होते हैं, पर दो एक डिफरेंस ये है कि वहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या होता है। हमने थ्योरी क्लियर कर ली, अगली स्लाइड में हम बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमें आ रहा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और क्रिस्टल एंड क्लियर रहे, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जितने हमारे बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने लास्ट स्लाइड्स में सीखे हैं, वो सारे हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है हमारा ये, इसके पास देखो, यहाँ पे एक कार्बन है जिसके पास 2 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा, और एक इसके पास हाइड्रोजन होगा तो एक, तो ये sp2 है, बिल्कुल है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये साइक्लिक तो है, हमारी कंडीशन साइक्लिक वाली एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ये प्लेनर भी है, ये वाला कार्बन, ठीक है। बट हम सारे कार्बन चेक करते हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है,
क्योंकि इसके पास भी दो और एक इसके पास हाइड्रोजन होगा। ये भी प्लेनर है, 1 2 और 3, ये भी 3 साइक्लिक है। ये भी प्लेनर है, 1 2 और 3। बट ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 इसके पास हाइड्रोजन होंगे, है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड तो इस पे पहले से ही है, तो हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, तो इस पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाता है तो वो बन जाता है sp3 हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइज कभी भी प्लेनर नहीं होता, ये नॉन प्लेनर हो गया। और अगर ये नॉन प्लेनर है तो हम इसे कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये वाला कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, बट यहाँ पे ये वाला कार्बन हम देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। और अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइज बनाता हूं तो इसकी शेप कुछ ऐसे बन जाती है, प्लेनर नहीं बन पाता, एक ऐसे और एक बॉन्ड होगा इसके यहाँ पे इस साइड, है ना। तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। क्या बनेगी? ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। और टेट्राहेड्रल कभी भी प्लेनर नहीं होता, है ना। प्लेनर होने के लिए 3 बॉन्ड होने चाहिए और वो एक प्लेन पे आने चाहिए, और ऐसी कंडीशन होती है तभी हम कहेंगे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक। तो ये वाला कंपाउंड हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक। अब मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला कंपाउंड 1 2 3 sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, और ये वाला कार्बन भी sp2 है। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो ये साइक्लिक भी है ना। यहाँ पे 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जब भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को हम एरोमेटिक कहते हैं। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता तो हम इसमें क्या करते हैं? एंटी एरोमेटिक ऐसे बोलते हैं, बट एंटी एरोमेटिक ये नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे एक कार्बन है जो भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, और ये वाला कार्बन भी sp2 है। ठीक है, बट यहाँ पे 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक तो है, ये प्लेनर भी है, और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें आ जाए तो हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एन की वैल्यू 1 आ गई। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक वो होते हैं जिसपे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो मैं एरोमेटिक बोलता। इतनी बात क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3, कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2। यहाँ पे भी कार्बन है 1 2 3, ये भी sp2 है। यहाँ पे कार्बन है 1 2 3, ये भी sp2 है। ठीक है, ये वाला कार्बन है, ये भी sp2 है, और ये वाला कार्बन है, ये भी sp2 है, ये वाला कार्बन है, ये भी sp2 है। तो साइक्लिक तो है ये, ठीक है, और ये प्लेनर भी है। एक बार पॉज करना। तो यहाँ पे 1 2 और 3 कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो हम इसे भी बोलेंगे ये भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब वो लोन पेयर क्या करेगा? वो लोन पेयर अपना डोनेट करेगा साथ वाले बॉन्ड में, और जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट, ये वाला बॉन्ड अगले केस में यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, और ये वाला यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम इस कंपाउंड को भी एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। साइक्लिक तो ये है ही, प्लेनर भी है ना, हर एक कार्बन प्लेनर है, तो हम साइक्लिक बोलेंगे, प्लेनर तो है ये, और ये एरोमेटिक कंपाउंड भी होगा। तो अब तक आप अब घर पे जाके थोड़े और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये वाला टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जितने कंसेप्ट मैंने कराए हैं इन कंसेप्ट को आप ध्यान रखना, और सारी 1 2 4 क्वेश्चन और करना इस पे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, बाकी मैंने करा दिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।